Good morning student, this is your EVS lecture and today we are going to learn lesson number 2 motion of the earth। मतलब इस लेसन में हम पृथ्वी की गति कैसे होते वो सब सीखने वाले। रोटेशन, अभी फर्स्ट हम देखते हैं रोटेशन क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है रोटेशन मतलब क्या। टेक अ टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। तो हमें क्या लेना है, एक टॉप लेना है जिसे हम भंवरा बोलते हैं, ठीक है, और उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। द टॉप टर्न अराउंड इट सेल्फ, एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न अबाउट इट सेल्फ एक्चुअली टर्न अराउंड अ सर्टेन इमेजिनरी लाइन। तो टॉप क्या करता है, अपने आजू बाजू घूमता है, राउंड में घूमता है, मतलब वो खुद के आजू बाजू एक राउंड मारता है, मतलब क्या करता है, वो रोटेशन करता है। The turning of an object around itself is called rotation and the imaginary line around which it rotates is called the axis of its rotation। तो ये जब घूमता है टॉप तो उसके एक्सेस के अराउंड वो क्या करता है, इमेजिनरी लाइन बनाता है। तो इन इमेजिनरी लाइन बनाता है और रोटेट करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन। और खुद के आजू बाजू घूमता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी रोटेशन। द अर्थ्स रोटेशन, तो अभी हम देखते हैं अर्थ कैसी रोटेट करती है। ट्राई दिस, टेक अ ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर एंड स्पिन इट, नोट द लाइन अराउंड विच इट रोटेट। नाउ टेक अ प्लम्प लाइन एंड होल्ड इट क्लोज टू द ग्लोब एज शो इन द पिक्चर। इफ यू कैनॉट गेट अ प्लम्प लाइन, टाई अ लॉन्ग थ्रेड टू एन इरेजर एंड मेक वन। तो आपको क्या करना है, जैसे इस पिक्चर में दिखा है, ऐसा ग्लोब लेना है और उस ग्लोब को आपको क्या करना है, घुमाना है। इसलिए आपको एक प्लम चाहिए, प्लम लाइन। तो प्लम लाइन नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, एक लॉन्ग थ्रेड लेनी है और उसको कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट जैसे कि आप इरेज़र एक साइड पे टाइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया है, ठीक है। You will see that the plumb line and the earth axis are at an angle to each other, that is the earth axis is inclined। तो देखिए ये प्लम्प लाइन है और ये अर्थ के एक्सेस है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो ये अर्थ के एक्सेस है और इस प्लम्प लाइन और अर्थ के एक्सेस यहाँ पे एक दूसरे को डिवाइड करते हैं और यहाँ पे एक एंगल बनता है। देखिए यहाँ पे एक एंगल बनता है और यहाँ पे एक एंगल बनता है, मतलब ये एक दूसरे को मीट नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या है, इंक्लाइन है। अर्थ के एक्सेस कैसे होते हैं, इंक्लाइन, क्योंकि वो एक दूसरे को मीट नहीं कर रही है प्लम्प लाइन को। The earth rotates with its axis inclined like this. The line NS in the picture show the earth axis. It passes through the center of the earth. The point N and S are called the pole of the earth. N is the north pole of the earth and S is the south pole। तो अर्थ कैसे रोटेट करता है, उसके जो एक्सेस है, ये जो एक्सेस है उससे इंक्लाइन में वो रोटेट करता है। और जो लाइन एन एस है वो क्या है, अर्थ के एक्सेस है। ये लाइन एन और एस ये अर्थ के क्या है, एस एक्सेस है, नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो इसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ पोल, नॉर्थ साइड है इसलिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और ये कहाँ से पास होता है, ये देखिए ये अर्थ का सेंटर है, इस सेंटर से ये नॉर्थ और साउथ पोल पास होता है। सेंटर मतलब क्या, इक्वेटर। तो जो साउथ साइड है उसे हम साउथ पोल और इस साइड को नॉर्थ पोल बोलते हैं। इफ़ अ सर्कल वेर ड्रॉ अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, इट विल डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट। दिस इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर। द टू इक्वल पार्ट इट मेक ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड द साउथर्न हेमिस्फेयर रिस्पेक्टिवली। अगर हम अर्थ के सरफेस पे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि अर्थ क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में है। तो इसे डिवाइड कैसे किया जाता है, ये जो इक्वेटर है वो क्या करता है, अर्थ को ये एक हाफ सर्कल और एक हाफ सर्कल मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर।
और ये इक्वेटर ने डिवाइड करने के बाद जो इस साइड का है, नॉर्थ पोल के साइड का जो पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमीस्फेयर। और जो साउथ पोल के साइड का पार्ट है उसे हम साउथर्न हेमीस्फेयर बोलते हैं। Try this. Stand a candle in the middle of a large table. Draw a big circle around the candle. Place a global at any point on the circle. Light the candle. See that it the dark in the room. Suppose that the candle is the sun. तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा टेबल लेना है और उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल के अंदर सेंटर में एक कैंडल आपको जलानी है और सर्कल के आपको एक पॉइंट के ऐसे ग्लोब रखना है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया है। देखिए यहाँ पे ग्लोब रखा है और आपको ये कैंडल जलानी है। तो आपको ये समझना है कि ये कैंडल जो है वो सन है। ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द ग्लोब गेट द सनलाइट एंड विच वन डज नॉट। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, हम कैंडल जलाने के बाद सन के कौन से पार्ट पे सनलाइट जाती है और कौन से पार्ट पे नहीं जाती है, ये आपको करके दिखाना है अगर आपके पास ग्लोब है तो। नाउ लुकिंग एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज। दिस हाउ द अर्थ rotates from west to east. As the earth rotates, its different parts come into the light of the sun one after the other and turn away from its also the same order. तो जब आप ऐसे ग्लोब रखेंगे और कैंडल जलाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक साइड पे कैंडल की जो लाइट है वो गिरती हुई दिखेंगे, मतलब उस साइड में क्या डे है और एक साइड में कैंडल लाइट नहीं जाएगी, मतलब वहाँ पे क्या है, नाइट है। सपोज ये सन है तो यहाँ पे लाइट गई है क्या सन की, मतलब इस पार्ट में डे है और यहाँ पे नहीं गई है लाइट, तो इस पार्ट में क्या है, नाइट है। और तो हमें ग्लोब भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे कि अर्थ हमारी रोटेट करेंगी तब ये साइड उसकी चेंज हो जाएगी। तो दूसरे साइड पे सन की लाइट जाती है और एक साइड पे जहाँ पे अंधेरा था वहाँ पे अभी लाइट आई और जहाँ पे लाइट थी वहाँ पे अंधेरा हो गया, तो डे नाइट का ये चेंज हो गया। तो इस प्रकार डे और नाइट होती है, मतलब जैसे कि अर्थ रोटेट होती है उस तरह डे और नाइट चेंज होती है। जब अर्थ सन के सामने वाला अर्थ का जो फेस है वो सनलाइट के सामने होता है, सन के सामने, तब उस पार्ट में लाइट होती है और जो बैक साइड है वहाँ पे अंधेरा होता है, मतलब नाइट होती है। तो जहाँ पे लाइट है वहाँ पे डे होता है। Sunset and sunrise. Try this. Stick a red bindi on the globe. Set up the previous model of the globe and the candle. Turn the globe anti-clockwise. Note when it's sunrise, noon and sunset at the location of the बिंदी। तो आपको सेम ऐसे ही करना है, टेबल पे सर्कल बना के कैंडल जलानी है और एक साइड पे ग्लोब रखना है और आपको सनसेट और सनराइज़ ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्लोब के एक साइड पे ऐसी बिंदी लगानी है। देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे रेड कलर की बिंदी लगाई है, उस तरह आपको ग्लोब पे बिंदी लगानी है। और जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है उस तरह हमें ग्लोब को रोटेट करना है और हमें देखना है कि जहाँ पे बिंदी है वहाँ पे किस समय सनराइज़ होता है, सूर्योदय होता है, किस समय सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, किस समय रात होती है, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है ऐसी बिंदी अर्थ को रोटेट करके। आफ्टर वन सनराइज नोट व्हेन द नेक्स्ट वन occurs the bindi, you will see that this happen when the earth complete one rotation, that is when it make a complete turn around itself। तो एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद बिंदी फिर से उस टाइम पे आती है जहाँ पे हमने जो टाइम हमने नोट किया था, तो उस टाइम पे मतलब उसका फुल वन रोटेशन कंप्लीट होता है, मतलब एक दिन कंप्लीट हो जाता है।
दिस पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड अ डे। तो अर्थ अपने आजू बाजू घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए एक दिन लगाती है पूरा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? डे। और डे हैज़ टू पार्ट, डे टाइम एंड नाइट टाइम। और डे को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, डे टाइम और नाइट टाइम, मतलब दिन का समय और रात का समय। फॉर द पर्पज ऑफ द मेजरिंग टाइम वी डिवाइड द होल डे into 24 पार्ट, ईच ऑफ विच इज़ कॉल्ड एन हावर। तो हमें टाइम मेजर करने के लिए, कितना समय हुआ, ये सब करने के लिए हमने अपना जो दिन है वो 24 घंटों में 24 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ये हमें पता चल सके। इसलिए हमारे पास कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो एक दिन मतलब 24 आवर। नेक्स्ट क्या है? अ ईयर। Try this. Now move the globe along the circle on the table. As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation. Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun even as it rotates around itself. The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. तो आपको क्या करना है? जैसे कि ये अर्थ अपने आजू बाजू में रोटेट करती है, उसी तरह ये सन है, ये जो कैंडल है, सपोज ये सन है, तो ये सन के अराउंड भी उसके ऑर्बिट में, जो अर्थ हमारी है उसके ऑर्बिट पाथ में ऐसे सन के अराउंड रोटेट करती है। और उसके जो एक्सेस है उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करते। तो जैसे कि अर्थ अपने आजू बाजू घूमने के लिए कितना समय लगाती है? 24 आवर्स, मतलब डे, उसे हम क्या बोलते हैं? डे। उसी तरह अर्थ इस सन के अराउंड घूमने के लिए, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 365 डे एंड 6 आवर इन ईयर लगते। मतलब ये इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ईयर। अर्थ को पूरा 1 साल लगता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, घूमने के लिए। उसमें कितना समय होता है? 365 डेज एंड 6 आवर इन अ ईयर। ईयर में इतने दिन होते। तो समझ में आया? अर्थ को अपने आजू बाजू घूमने के लिए डे लगता है, मतलब 24 आवर्स लगते हैं, और सन के अराउंड घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए 365 डेज और 6 आवर लगते, मतलब पूरा 1 साल लगता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है? अ लीप ईयर। इन द ग्रेगोरियल कैलेंडर द ईयर इज टेकन टू हैव 365 डेज। मतलब हम अपना जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 1 साल में 365 डेज ही होते। पर हमने देखा कि 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना समय लगता है? 365 डेज और 6 आवर लगते। It means that it counts 6 hours less every year. That make 24 hours or 1 day in every 4 year. To make up for this last 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. That year is called a leap year and it has 366 instead of 365 days, and February has 29 instead of 28 days. मतलब 1 साल में हम 6 घंटे कम लेते हैं, क्योंकि अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए पूरे 365 डेज और 6 आवर लगते। पर हमारे कैलेंडर में हम कितने डेज काउंट करते हैं 1 ईयर के लिए? 365 डेज। तो ये जो 6 आवर है हर साल के, तो वो जो 6 आवर है वो 1 साल में काउंट किए जाते हैं। उस साल में, ईयर में 366 डे होते हैं, और उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। और ये जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद एक बार आता है। मतलब हर साल के 6 घंटे काउंट करके कितने होते हैं? 24 घंटे। मतलब 4 साल के बाद एक ही बार लीप ईयर आता है, और वो 365 डेज़ की जगह 366 डेज़ का लीप ईयर रहता है। और उस समय हमारा जो कैलेंडर रहता है उसमें जो फेब्रुवरी मंथ है उसमें
एवरी ईयर 28 डेज होते, बट जब लीप ईयर होता है तब उसमें कितने डेज होते हैं? 29, क्योंकि हमने जो हर साल के 6 घंटे कम किए वो हम लीप ईयर में ऐड कर देते। Do you know that the length of a day and night is not always equal. This happen because of the earth inclined axis and its revolution around the sun. तो क्या पता है, मतलब हर रोज़ दिन और रात होता है, उसका समय जो होता है कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, हर बार सेम नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसकी जो एक्सेस है वो इंक्लाइन है, मतलब झुके हुए है। तो वो जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसके एक्सेस इंक्लाइन होने के कारण कभी कभी हमारा जो दिन का समय है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और कभी कभी दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। ऐसा टाइम चेंज होता है। डू यू नो in the northern hemisphere between 22 March and 23 September the day are longer than the night. तो क्या होता है, जो हमने देखा कि इक्वेटर अर्थ को हमारे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है नॉर्थन हेमिस्फेयर और एक है साउथर्न हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वहाँ पे 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक दिन जो है वो लंबा रहता है और रात जो है वो छोटी रहती है। और दिन लंबा रहता है मतलब वहाँ पे गर्मी का समय रहता है। That it's summer in the northern hemisphere. However, during this some period in the southern hemisphere, the night are longer than the day. The earth get less heat in this part and therefore it is winter in the southern hemisphere. और जो साउथर्न हेमिस्फेयर है, अभी सन जो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पे यहाँ होता है, तो इसके कारण जो साउथर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे सनलाइट कम होती है, तो वहाँ पे विंटर सीजन होता है। और वहाँ पे क्या होता है, नाइट जो है वो बड़ी रहती है और दिन छोटा रहता है। इन द पीरियड फ्रॉम 23 सितंबर टू 22 मार्च, उसके बाद जो पीरियड अभी यहाँ पे 23 सितंबर तक हेमिस्फेयर में था, ठीक है, नॉर्थर्न साइड में था सन। उसके बाद 23 सितंबर टू 22 मार्च द डे आर लॉन्गर देन द नाइट इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। अभी साउथर्न हेमिस्फेयर के डेज लॉन्ग होते, कौन से समय में? 23 सितंबर से लेकर 22 मार्च तक। द नाइट इन द साउथर्न हेमिस्फेयर it get more heat and it's summer there. In this period in the northern hemisphere it is the night that are longer. The northern hemisphere get less heat and it's winter there. तो अभी जो साउथर्न हेमिस्फेयर रहता है वहाँ पे दिन बड़ा रहता है और रात छोटी रहती है, तो वहाँ पे कौन सा समर सीज़न चालू रहता है। और जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे दिन छोटा रहता है और रात बड़ी रहती है, और वहाँ पे विंटर सीजन रहता है, वहाँ पे हीट कम होती है। नोट दैट देयर मे बी डिफरेंट इन दिस डेट ड्यू टू द लीप ईयर। और लीप ईयर के कारण इस डेट में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। इन इंडिया समर द रेनी सीजन एंड विंटर आर कंसिडर्ड टू बी द मेन सीजन। तो हमारे देश में, इंडिया में, समर, विंटर और रेनी सीजन, ये 3 सीज़न मेन सीज़न काउंट किए जाते हैं। वी आल्सो डिवाइड द ईयर इनटू 6 सीज़न, और हम ईयर को 6 सीज़न में डिवाइड करते। तो वो सीज़न कौन से देखिए, वसंत, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। ये मराठी में ये सीज़न के नेम है। ये 6 सीज़न में हम सीज़न को डिवाइड करते। दिस साइकिल ऑफ 6 सीज़न इज़ कॉल्ड द ऋतु चक्र। और ये जो 6 सीज़न का साइकिल रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऋतु चक्र। Many of our festival are connected with the season. Many of our song and game are also related to the different season. तो जैसे कि सीज़न होते हैं, उस सीज़न के अनुसार हमारे जो फेस्टिवल होते, त्यौहार होते, वो हम सेलिब्रेट करते हैं।
और जो हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं, गेम होते हैं, वो इसके सीज़न के रिलेटेड रहते हैं। मतलब जैसे जो सीज़न होता है उस सीज़न में हम वो गेम खेलते हैं। नेक्स्ट है फेस ऑफ द मून। अभी हम मून के फेसेस कैसे होते हैं देखेंगे। कैन यू टेल व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द चेंजिंग शेप ऑफ द मून दैट वी सी। अभी हम देखने वाले हैं मून का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, तो उनको क्या नाम दिया गया है। सेकेंड है व्हाट आर द नेम ऑफ द डे ऑन विच वी सी अ राउंड मून एंड ऑन विच वी सी नो मून एट ऑल। और हम कौन से डेज को फुल मून देखते हैं, उसे हम राउंड मून दिखते, उस डे को क्या नाम दिया है। और नो मून जिस दिन हमें दिखता है उस डे को हमने क्या नाम दिया है। ये सब अभी हम आगे पढ़ने वाले। द फुल मून एंड द न्यू मून। अभी हम देखते हैं फुल मून और न्यू मून क्या होता है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। मून क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड घूमती है। और अर्थ क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। हाउ एवर दिस टू ऑर्बिट intersect, hence the sun, the moon and the earth are not always along a straight line। तो हर बार सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में रिवॉल्व नहीं करते, वो इंटरसेक्ट होते, चेंज होते हैं उनकी साइड। वी सी हाफ ऑफ द मून सरफेस विच फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज द फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। देखिए ये सन है सेंटर में, ये अर्थ है और ये मून है। तो सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है और मून हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट में। तो ये हर बार इस स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते, रिवॉल्व करते। कभी सन इधर अर्थ इधर होती है, कभी मून इधर होता है। तो क्या होता है, मून जो है उसका, मून के ऊपर अर्थ का जो हाफ पार्ट है वो कभी कभी आता है, तो उसके कारण क्या होता है, वो मून का हाफ पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है। उसके कारण हमें मून की एक ही साइड दिखाई देती है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। वी कैन सी द मून बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट दैट फॉल ऑन इट। ऑन फुल मून नाइट वी सी द एंटायर साइड ऑफ द मून that face the earth. On the new moon night we cannot see any of it। तो हमें पता है मून को अपनी खुद की लाइट नहीं है। मून को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। सनलाइट मून के ऊपर पड़ती है, उसके कारण मून को लाइट मिलती है। जब हमें फुल मून दिखाई देता है तब क्या होता है, जो मून का फेस होता है पूरा फेस अर्थ के ऊपर, अर्थ के सामने रहता है। मून का फेस अर्थ के सामने होता है। और जब न्यू मून नाइट होती है तब हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून द illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. From a new moon to full moon it again grows bigger and bigger. These different shape of the moon that we see are called the face of the moon। तो हमें ये मून के अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं अर्थ से। कभी फुल मून होता है, कभी फुल मून के बाद वो छोटा छोटा होते जाता है मून, और हमें स्मॉलर मून दिखाई देता है। और एक दिन न्यू मून फिर से आता है। जब न्यू मून आता है तब वो बिगर होते जाता है। उसके बाद बिगर होने के बाद फुल मून के बाद फिर से वो स्मॉलर होते जाता है। दिस डिफरेंट शेप ऑफ द मून। तो ये जो मून के अलग अलग शेप्स है उसे हम क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून। द लूनर मंथ एंड डे, तिथि। लूनर मंथ मतलब तिथि कैसे हम देखते हैं, डे वो हम देखते हैं। यू नो दैट इट टेक 14 और 15 डेज फॉर न्यू मून टू फुल मून। तो आपको पता है क्या, न्यू मून से लेकर फुल मून तक कितना समय लगता है,
14 से 15 दिन का। दिस इज द fourth night of the waxing moon. After the full moon, the moon appears smaller than smaller, and after 14 to 15 days, it's new moon again. उसे क्या बोलते हैं? फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून। तो क्या होता है, फुल मून के बाद मून जो है स्मॉल होता जाता है, 14 से 15 दिन में वो स्मॉल होता है, और उसके बाद फिर से न्यू मून होता है, मतलब फिर से मून बिग होते जाता है। दिस पीरियड इज़ द फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग वैनिंग मून, और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? वैनिंग मून, फोर्थ नाइट ऑफ वैनिंग मून। दस द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज 28 to 30 day. It is called the lunar month. Every day of the lunar month is called a तिथि। तो जब मून फुल मून होता है, जब मून स्मॉल होता जाता है तब उसको 14 to 15 डेज लगते हैं, और जब बिग होता है तब भी 14 to 15 डेज लगते हैं। तो टोटल इस पीरियड को क्या बोलते हैं? हम वैनिंग मून बोलते हैं, फोर्थ नाइट वैनिंग मून, और उसके लिए टोटल 28 to 30 डेज लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? लूनर मंथ, या फिर हम तिथि बोलते हैं। लूनर मंथ को ही क्या बोलते हैं? एवरी डे ऑफ लूनर मंथ, सॉरी, लूनर मंथ के हर दिन को तिथि बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मून के अलग अलग फेसेस दिखाए। पहले मून छोटा है, फिर वो बिग बिग होता जा रहा है। देखिए हाफ मून होता है, उसके बाद फुल मून होता है। ये डिफरेंट फेसेस ऑफ मून है। द न्यू मून 15 डेज, द फुल मून इज इक्वल टू द वैक्सिंग मून शुक्ल पक्ष। तो जब मून न्यू मून होता है, मतलब फुल मून होता है, वो 15 डेज का समय रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्सिंग मून, और उसे ही शुक्ल पक्ष करके कहा जाता है। उसके बाद फुल मून टू न्यू मून का जो समय होता है 15 दिन का, फुल मून से लेकर न्यू मून तक, उसे हम वॉर्निंग मून बोलते हैं, उसे ही कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और ये न्यू मून टू फुल मून का समय है, उसे शुक्ल पक्ष, और फुल मून टू न्यू मून का समय उसे कृष्ण पक्ष। ये आपको याद रखना है। द फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून, द फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग मून इज इक्वल टू ल्यूनर मंथ। तो हमने देखा 15 डेज ऑफ, मतलब वैक्सिंग मून के जो दिन है और वैनिंग मून के जो दिन है वो काउंट करके एक लूनर मंथ तैयार होता है 28 to 30 डेज का, और लूनर मंथ के हर दिन को हम तिथि बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव राइज टू अ डे एंड नाइट, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सेस गिव राइज टू द साइकिल ऑफ अ सीजन। तो अर्थ के रोटेशन के ऊपर हमारा दिन और रात डिपेंड होती है, और अर्थ के जो एक्सेस है वो इंक्लाइन है, मतलब झुके हुए है। तो अर्थ के रोटेशन के ऊपर हमारा सीजन का साइकिल डिपेंड होता है। व्हाट वी हैव लर्न, तो अभी हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा? द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ अपने अराउंड घूमती है, उसके अनुसार हमारा डे और नाइट डिसाइड होता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एट इट्स इंक्लाइन एक्सेस टुगेदर कॉज द सीजन। और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और अर्थ की जो एक्सेस है वो इंक्लाइन है, झुके हुए, उसके कारण हमारा उसके ऊपर हमारा जो सीजन रहते हैं वो डिपेंड होते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ गिव राइज टू द फेसेस ऑफ द मून। और मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो उसके ऊपर मून के जो फेसेस है वो डिपेंड रहते हैं। द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड द लूनियर मंथ। इट हैज़ अबाउट 28 to 30 डे। तो न्यू मून से लेकर नेक्स्ट मून तक जो टाइम रहता है 15 + 15, मतलब 28 to 30 डेज का जो टाइम रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? लूनियर मंथ। द फोर्थ नाइट एंडिंग ऑन अ फुल मून इज दैट of the waxing moon. The fourth night that end on a new moon
इज़ दैट ऑफ द वैनिंग मून। और जब फोर्थ नाइट एंडिंग में फुल मून रहता है उसे हम वैक्सिंग मून बोलते हैं, और फोर्थ नाइट एंड में जब न्यू मून होता है तब उन्हें हम वैनिंग मून बोलते हैं। और जो ल्यूनर मंथ का हर एक दिन होता है 28 to 30 डेज के जो दिन का समय रहता है उस दिन हर दिन को हम क्या बोलते हैं, तिथि। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।